हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। केमिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम यहाँ पे थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस चैनल पर जीके की कॉन्सेप्ट क्लासेस स्टार्ट की थी, जहां पे हमने जीके के सभी सब्जेक्ट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में पढ़ा है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जहाँ पे हम आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा। सबसे पहला यहाँ पे है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जहाँ पर किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है और ये चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है, और इस तरीके के चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस बन के तैयार नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी भी सब्सटेंस का यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है तो आप उसको फिजिकल चेंज कह सकते हैं। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोस ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। आगे लिखा हुआ है ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, यानी जनरली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनको आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन सभी केसेस में ऐसा नहीं होता। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस तरीके के चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस बन के तैयार नहीं होता। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आइस। आइस अगर मेल्ट होगा तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरीके के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। जनरली ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि वाटर को अगर आप चाहें तो फिर से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, जो यहाँ पे स्टेट था बस वही चेंज हुआ है। तो ये है फिजिकल चेंज। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जहाँ पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और ये जनरली रिवर्सिबल नहीं होता। इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यानी जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं उनको हम केमिकल चेंज कहते हैं, और केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है, जिसके टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आप इमेज में भी देख सकते हैं। यहाँ पर केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है कंबस्शन, रॉटिंग, रस्टिंग एंड डाइजेशन। अगर मान लीजिए आपने किसी भी लकड़ी को जला दिया तो उसके बाद में उसका राख बचेगा, तो उससे आप फिर से यहाँ पे लकड़ी नहीं बना सकते। इसके अलावा अगर हम डाइजेशन की बात करें तो जो भी आपने खाना खाया है अगर वो डाइजेस्ट हो गया तो फिर से आप उससे वही खाना नहीं बना सकते। तो ये हो गया केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आप देख रहे होंगे मेल्टिंग है, श्रेडिंग है, चॉपिंग है और बॉइलिंग है। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, केवल स्टेट चेंज होगा। आई होप आपको केमिकल एंड फिजिकल चेंज क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे हम मूव करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर। केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शंस भी कह देते हैं। A complete chemical equation represents the reactants, products and their physical state symbolically। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो complete chemical equation होता है, यहाँ पर reactants होगा, product होगा और इनके physical state जो होंगे वो symbolically इनके साइड में लिखे हुए होते हैं। इसको अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स को लिया है जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन होना है। ये है एलिमेंट ए और ये है एलिमेंट बी। इन दोनों ने रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बनाया जिसको कि हमने ए बी नाम दिया।
तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को लिखने का एक रूल होता है कि आप जो भी एलिमेंट या कंपाउंड लिख रहे हैं रिएक्टेंट के साइड पर, उनके फिजिकल स्टेट को भी लिखना होता है। यानी कि अगर एलिमेंट ए सॉलिड है तो आप यहाँ पर S लिखेंगे, और अगर एलिमेंट बी यहाँ पर लिक्विड है तो आप यहाँ पे L लिखेंगे। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये भी सॉलिड में ही बना है, तो यहाँ पे भी आप S लिखेंगे। यानी कि ये एक तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है। यहाँ पर आपको इस साइड में जो भी चीज़ें दिख रही हैं इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और रिएक्शन होने के बाद में जो चीज़ें यहाँ पर बनती हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको कि आपको समझना है। पहला यहाँ पे है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा यहाँ पे है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर रिएक्शंस और प्रोसेसेस दैट रिलीजेस एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट या फिर लाइट निकलती है। यानी बेसिकली जिस केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होगी उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन जहाँ पर एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? एक्स का मतलब यहाँ पे होता है आउट, यानी कि एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी तो ये एक्सोथर्मिक है, और जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये चीज़ बताना भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि एग्ज़ाम में वन लाइनर में पूछ लिया जाता है कि एनर्जी रिलीज होगी तो कौन सा रिएक्शन है, एब्जॉर्ब होगी तो कौन सा रिएक्शन है। यहाँ पे एक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे है सोडियम और ये है क्लोरीन। ये दोनों है रिएक्टेंट। इन्होंने रिएक्ट करके बनाया NaCl, जिसको कि हम सॉल्ट कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वैसे इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो जो बना वो प्रोडक्ट और जो यहाँ पे पहले था उसको रिएक्टेंट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, जो कि कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बैलेंस्ड आपको यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड हो। अब आप यहाँ पे सोचिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस कब होगा? जब आपने जितना रिएक्टेंट लिया है उतना ही प्रोडक्ट बन करके आए, तो उसको हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको भी अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactants। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास जो होता है इसको आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी वजह से रिएक्टेंट का जो मास है, प्रोडक्ट का मास भी उसी के बराबर होना चाहिए एक रिएक्शन के बाद में। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction। यानी कि अगर आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे आप उनके जो एलिमेंट हैं उनके एटम के नंबर को सेम कर दीजिए, तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट A लिया और एलिमेंट यहाँ पे मैंने B लिया। इन दोनों ने रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाया जिसको मैंने AB2 नाम दिया। ये मैंने अपनी तरफ से लिया है आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके का कोई रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें जब आप रिएक्टेंट को काउंट करेंगे तो B का यहाँ पे एक एटम है, A का यहाँ पे एक एटम है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट को देखेंगे
तो यहाँ पे आपको A का एक ही एटम देखने को मिलेगा, लेकिन B का यहाँ पे आपको 2 एटम देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो रिएक्टेंट के साइड पर भी B का आपको 2 एटम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, B के आगे यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे सोडियम लिया और क्लोरीन लिया, इन दोनों ने रिएक्शन करके यहाँ पे NaCl बना दिया। तो आप यहाँ पे देखिए क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन केवल 1 है। तो इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे, क्लोरीन को भी प्रोडक्ट की साइड पर 2 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 2 लगाएंगे, तो इस तरीके से क्लोरीन यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 आ गया और यहाँ पे ऑलरेडी क्लोरीन 2 है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि आपने क्लोरीन को बैलेंस करते करते सोडियम को यहाँ पर डिसबैलेंस कर दिया, यानी कि सोडियम भी यहाँ पर 2 हो गया है। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए आप सोडियम के आगे यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 सोडियम और यहाँ पे भी 2 सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम हैं, तो यहाँ पे भी क्लोरीन के 2 एटम हैं। तो इस तरीके से ये वाला रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभार एग्ज़ाम में ऐसे सिंपल केमिकल इक्वेशन दे दिए जाते हैं बैलेंस करने के लिए, तो आपको एक आइडिया रहे कि किस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल और लिखा है। यहाँ पे है जिंक और यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे जिंक सल्फेट और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जिंक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, SO4 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 ही है, और H2 यहाँ पे 1 है, तो ये भी 1 है। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में हैं। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट वाला रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं था, तो इसको बैलेंस किया गया है। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, तो ये बैलेंस्ड नहीं होगा। अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एटम आपको सेम करना पड़ेगा। आयरन यहाँ पे 3 है, तो इस तरफ भी अगर आप 3 लिखेंगे तो आयरन के जो एटम्स हैं वो बराबर हो जाएंगे दोनों तरफ। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन आपको 4 दिख रहा होगा। तो अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके साथ में आपको 4 लिखना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गया और इस तरफ भी, तो इसका नंबर बैलेंस हो गया। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे ही आप इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन भी यहाँ पे 8 हो गया है, क्योंकि 4 2 8 होता है ना। तो इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो इसके सामने भी आपको 4 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये वाला केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा। इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। इनका टाइप बहुत सिंपल होता है। एग्ज़ाम में एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछा जाएगा कि देखकर बताइए कि ये किस तरीके का रिएक्शन है। तो ये इतने सिंपल हैं कि आप देखकर ही बता पाएंगे। पहला यहाँ पे टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more substances combine to form a new single substance, यानी कि ऐसे रिएक्शन जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक साथ में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने ए एलिमेंट लिया और बी एलिमेंट लिया, इन्होंने जुड़ करके ए बी बना दिया। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं। इस तरीके के केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्ज़ाम में अगर आपको कभी इस तरीके से एलिमेंट जुड़ करके नए प्रोडक्ट बनाते हुए दिखे तो वो इस टाइप का रिएक्शन होगा। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है और वाटर जो कि लिक्विड होता है। ये जब आपस में जुड़ते हैं, रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसी के साथ में हीट भी यहाँ पर जनरेट होती है। ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि CaOH का होल ट्वाइस है, इसको स्लेक्ट लाइम भी कहा जाता है और इसको वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन का एकदम अपोजिट होता है। इसको अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है AB, इसको अगर आपने रिएक्ट कराया और ये दोनों आपस में ब्रेक हो गए, A और B अलग अलग हो गए, तो इस तरीके के रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। इन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि इस तरीके के रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज हो जाएगा, विघटित हो जाएगा और 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को बनाएगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है FeSO4 जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। इसको जब आप हीट देंगे तो ये डीकम्पोज हो जाएगा Fe2O3 में, SO2 और SO3 में। इसको कहा जाता है फेरिक ऑक्साइड। ये है सल्फर डाई ऑक्साइड और ये है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो इस तरीके का जब भी आपको रिएक्शन दिखे जहाँ पर सिंगल कंपाउंड या जो भी एलिमेंट है वो ब्रेक हो जा रहे हैं अलग अलग सब्सटेंसेस में, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। यहाँ पर आप इसका एक और एग्जाम्पल याद रखेंगे, डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन बाय लाइट। जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में डीकम्पोज हो जाएगा। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखा जाता है तो कौन सी गैस बनती है, तो ब्रोमीन गैस का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिल्वर ब्रोमाइड यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। यहाँ पे हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को तो पढ़ लिया, लेकिन अब आपको ये जानना है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन किस वजह से होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला यहाँ पे होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। ये ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो कि हीट के वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को हीट देंगे तो यहाँ से आपको CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये हीट के वजह से हुआ, तो इसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। सेकेंड टाइप यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। ये ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके किसी भी कंपाउंड को डीकम्पोज करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब भी आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये अलग से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक को पास कराते हैं वाटर से तो क्या होगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इसको यहाँ पे मैं 5 स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। थर्ड यहाँ पे आता है फोटो डीकम्पोजिशन। यहाँ पे भी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इस तरीके के डीकम्पोजिशन रिएक्शन में लाइट का यूज़ किया जाता है। अगर लाइट के वजह से, लाइट के प्रेजेंस की वजह से कोई भी यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम फोटो डीकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर क्लोराइड अगर आपको डीकम्पोज करना है
तो ये डीकम्पोज होता है सिल्वर और क्लोरीन में, और ये कहाँ पर होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में। यानी कि सनलाइट में अगर आप AgCl को रख देंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो गया फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन भी सिंपल है क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है और उसकी जगह पे कोई और चीज़ आकर के जुड़ रहा है। इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड व्हेन दे रिएक्ट one of the elements of the compound reactant is replaced by the element reactant to form a new compound and element। अब यहाँ पे आपको क्या समझ आया? इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट का एलिमेंट इनके कंपाउंड से इस एलिमेंट को डिस्प्लेस करके कंपाउंड और एलिमेंट बनाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी भी कंपाउंड से किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है तब आप वहाँ पे कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल ये है आयरन और ये है कॉपर सल्फेट का कंपाउंड। जब आप इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन से आयरन के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और यहाँ पे फेरस सल्फेट और कॉपर एलिमेंट अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसने इसको रिप्लेस कर दिया, तो इस वजह से इसको हमने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर यही चीज़ दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड के साथ में होता है तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा? तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। यहाँ पे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं इनका आपको लिस्ट प्रोवाइड किया गया है लीस्ट रिएक्टिव मेटल तक। यानी अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप किसको डिस्प्लेस करना है किसको नहीं, ये अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसको याद करने की बहुत सारी ट्रिक है। वीडियो को देखने के बाद में आप इसको याद करने की ट्रिक सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, तो वहाँ पे ढेरों ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले है पोटेशियम, फिर यहाँ पे है सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो ये सभी ऐसे मेटल्स हैं जो कि हाइड्रोजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अगर आप इनका रिएक्शन किसी भी कंपाउंड से कराएंगे तो नीचे वाले अगर उसमें एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो ये मोस्ट रिएक्टिव होने की वजह से उनको डिस्प्लेस कर देंगे। अभी यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। इसका रीज़न ये है कि ये कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे आप इस सीरीज़ में देख सकते हैं आयरन ऊपर है यानी कि ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, और यहाँ पे कॉपर नीचे है यानी कि ये लेस रिएक्टिव है। तो इसी वजह से इसने इसको रिप्लेस कर दिया था। तो ये वाली सीरीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिससे कि CGL 2024 में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। वो था रेडॉक्स रिएक्शन। उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। हिंदी में इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा हीट भी निकलता है। द रिएक्शन बिटवीन एंड एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। यानी कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे और हीट का वहाँ पे इवोल्यूशन होगा यानी कि हीट निकलेगा, तो इस तरीके के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे है। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड है और ये बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो
तो यहाँ पे वाटर बनेगा और NaCl यानी कि सॉल्ट बनेगा और इसी के साथ में हीट भी जनरेट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है रैंसिडिटी। इसको भी वन लाइनर में आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स और फूड्स कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स आर एक्सपोज्ड टू एयर they get oxidized, due to which the food becomes stale and gives a bad taste or smell. This is called rancidity. जब भी ऑयल या फिर फैट एयर के संपर्क में आते हैं तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से फूड स्टेल यानी कि बासी हो जाता है और उसका स्मेल बहुत ख़राब सा आने लगता है। इसी को हम रैंसिडिटी कहते हैं। यहाँ से याद रखने वाला पॉइंट है दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि जब फूड के फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तब वहाँ पे रैंसिडिटी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था इसके कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल भी हैं जिसमें आपको केवल इसका नाम याद रखना है। सबसे पहला है आंट बाइट, यानी कि जब चींटी आपको काटती है तो वहाँ पे एक एसिड आपकी स्किन में चला जाता है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड और बहुत तेज से वहाँ पे खुजली जैसा होने लगता है। अगर आपको इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना हो तो वहाँ पे आप बेकिंग सोडा को रब कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट वहाँ पर कम हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल होता है न्यूट्रलाइजेशन का। नेक्स्ट यहाँ पे है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में भी इसका आपको यूज़ देखने को मिलेगा। बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने की वजह से हमारा जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक बनता जा रहा है और आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट उस सॉइल में अच्छे से नहीं उग सकते जो ज़्यादा एसिडिक हो या फिर जो ज़्यादा बेसिक हो। तो इसी वजह से अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो इसको अलग अलग बेसिस से ट्रीट किया जाता है ताकि इसका जो बेसिक वाला इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए। यानी कि यहाँ पे क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके अलावा अगर सॉइल बेसिक हो जाता है यानी कि वहाँ पे क्षार की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कंपोस्ट वगैरह को सॉइल में ऐड किया जाता है, जिससे कि यहाँ पे फिर से न्यूट्रलाइजेशन हो और इनका इफ़ेक्ट कम हो। नेक्स्ट यहाँ पे इसका यूज़ देखने को मिलेगा फैक्ट्री वेस्ट में। बहुत सारे जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलते हैं उसमें एसिड होता है, जिसकी वजह से ये जब हमारी वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तो वहाँ की फ़िश और जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर में उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से फैक्ट्री वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में जाने से पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके। यहाँ से आपको केवल इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ये ऐसा रिएक्शन है जिस पे बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन CGL 2024 में पूछा गया था। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा, ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है। लेकिन आपको पूरी चीज़ें समझनी हैं। यहाँ पे इसके अलावा भी एक चीज़ होता है और वो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा फिर? यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये है मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन। इसका अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन आकर के ऐड हो गया है, तो यहाँ पे हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट यहाँ पे है CaH2 जिसको कि कैल्शियम हाइड्राइड कहते हैं। ये जब आपस में रिएक्ट होंगे तो कैल्शियम और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा,
जो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड था ये यहाँ पर रिमूव हो गया है, तो यहाँ पर हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड एग्जाम्पल है फेरस आयन का। फेरस आयन हम उसको कहते हैं जहाँ पर आयरन पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल देते हैं या फिर डोनेट करवा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये हमने सेकेंड वाली क्लास में पढ़ा था। तो अब ये जो फेरस आयन है ये फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। तो ये सभी एग्जाम्पल होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। इसका आप बिल्कुल अपोजिट करेंगे तब आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि यहाँ पे कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ कम होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको आप ऐसे याद रखिए कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा। The chemical reaction which involve addition of hydrogen or removal of oxygen or gain of electrons is called reduction, यानी कि ऑक्सीडेशन का ठीक अपोजिट। इसका भी यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ पे है सोडियम और ये है हाइड्रोजन। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा सोडियम हाइड्राइड। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सोडियम में आकर के हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉपर बन जाएगा और यहाँ पे H2O यानी कि वाटर। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर कॉपर के साथ में था ये रिमूव हो गया, तो ये होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे है फेरिक आयन का, जहाँ पर Fe पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर देते हैं, यानी कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से यहाँ पर इस पर -1 का यहाँ पे चार्ज आएगा। तो जब भी आप +3 -1 करते हैं तो यहाँ पे इनका बचेगा Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से जो फेरिक आयन है ये फेरस में बदल गया इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से। तो ये सभी एग्जाम्पल हो जाते हैं रिडक्शन रिएक्शन के। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में होता है, यानी कि साइमल्टेनियसली होता है। रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ में होंगे। इफ वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर गेट्स रिड्यूस्ड, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि अगर यहाँ पे एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसके अलावा जो रिएक्टेंट है उसका रिडक्शन हो रहा है तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। इसका यहाँ पे है एग्जाम्पल, यहाँ पे है PbO जिसको कि हम लेड ऑक्साइड कहते हैं। जब आप इसको कार्बन से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे लेड बनेगा, ये अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ में जो ऑक्सीजन था वो तो यहाँ से रिमूव हो गया, यानी कि रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे जो दूसरा रिएक्टेंट था कार्बन, इसके साथ में ऑक्सीजन आकर के ऐड हो गया, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन और दोनों यहाँ पे रिएक्शन हुए, इस वजह से ये हुआ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है जिंक और यहाँ पे है कॉपर सल्फेट। जब आप इसको आपस में रिएक्ट कराएंगे तो जिंक जो होता है ये कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे बनेगा कॉपर और जिंक सल्फेट। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है जुड़ेगा, रिमूव होगा, तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। यहाँ तक वीडियो का पहला पार्ट कंप्लीट होता है जो था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, उसको भी यहाँ पे हम जान लेते हैं।
अगर आपने कल की वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के सबसे आउटर मोस्ट शेल यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके लिए सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है सोडियम का। अगर हम सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 11। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यानी कि इसके शेल में जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो वो होगा 2, 8, 1। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 होगा क्योंकि सबसे बाहर वाले शेल में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा यहाँ पर हम कार्बन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 4। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स विच हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर मेटल्स। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरली मेटल होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो वहाँ पर आपको आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, पर ये मेटल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है एलिमेंट्स विथ 4 to 7 इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस शेल आर नॉन मेटल। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनमें 4 से लेके 7 तक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 6 है या फिर 7 है, तो ये नॉन मेटल्स होते हैं। अगला यहाँ पे आता है वैलेंसी, जिसको कि हिंदी में संयोजकता कहते हैं। अब ये वैलेंसी कैसे निकाली जाती है ये आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी एलिमेंट का एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है कि इसकी वैलेंसी कितनी है, और ये बहुत सिंपल होता है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द combining capacity of the element with other elements and is equal to the number of electron that take part in a chemical reaction। यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो कंबाइन होने का कैपेसिटी है उसी को हम कहते हैं वैलेंसी। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये याद रखना बहुत सिंपल है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वैलेंसी 1, 2, 3 या 4 ही होती है। जैसे कि यहाँ पे हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का ही। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब आप 12 पे आएंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, 13 यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमिनियम, 14 यहाँ पे हो जाएगा सिलिकॉन, 15 यहाँ पे हो जाएगा फॉस्फोरस। तो इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये होगा 2, 8, 2। इसका हो जाएगा 2, 8, 3। यहाँ पे आएंगे 2, 8, 4 और यहाँ पे आएंगे 2, 8, 5। अब यहाँ पे आपको इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4। तो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में इस तरीके के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनकी वैलेंसी भी यही होती है। यानी कि अगर आपसे किसी ने पूछा एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है तो वो हो जाएगा 3। मैग्नीशियम की वैलेंसी पूछी जाए तो वो हो जाएगा 2। सिलिकॉन का पूछा जाए तो वो हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है आगे के इलेक्ट्रॉन्स पर। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ पे आएगा 16th नंबर पे सल्फ़र, 17th पे यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, 18th यहाँ पे आ जाएगा आर्गन। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये होगा 2,8,6, 2,8,7, 2,8,8, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके सबसे आउटर मोस्ट शेल में आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर 5, 6, 7 और 8 दिख रहा है, तो इनकी वैलेंसी निकालने के लिए आपको 8 में से इनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हैं उनको माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि फॉस्फोरस की वैलेंसी क्या है तो आप 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 3। सेम इसी तरीके से सल्फ़र का अगर आपसे पूछा जाए वैलेंसी तो 8 में से आप 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। क्लोरीन की वैलेंसी पूछी जाए तो 8 में से आप 7 माइनस करेंगे तो 1 होगा। और अगर आर्गन का आपसे वैलेंसी पूछ लिया जाए तो 8 में से आप 8 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 0। तो ये होता है वैलेंसी निकालने का तरीका। यहाँ पे मैंने आपको जो वैलेंसी बताया ये जनरली कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कोवैलेंसी का भी कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि जब यहाँ पे एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इधर उधर होते हैं शेयर करने की वजह से, तो वहाँ पे वैलेंसी भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको केवल यही वाला ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विथ 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3 to 1, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैलेंसी 3, 2 और 1 होगी, क्योंकि 8 में से आप इसको माइनस करके निकालेंगे। बिकॉज 8 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड बाय एन एलिमेंट टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 8 ही वो नंबर है जो कि हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करना चाहता है, यानी कि वो चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए जिससे कि हम स्टेबल हो जाएं और हमें केमिकल रिएक्शन वगैरह ना करना पड़े। 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, या फिर एक तीसरा रास्ता होता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का। तो ये 3 रास्ते होते हैं और यहीं से आपको केमिकल बॉन्डिंग भी समझना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखा हुआ है, एलिमेंट्स हैविंग कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल शो 0 वैलेंसी, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है। तो आर्गन की वैलेंसी पूछी जाए तो 0 होगा, और जितनी भी इनर्ट गैसेस होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इस वजह से उनका 0 वैलेंसी दिखेगा। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इट इज़ ए अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि अगर एटम्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, आयन या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होकर के नए नए केमिकल कंपाउंड बन रहे हैं, तो वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग होता है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कौन कौन से होते हैं। पहला टाइप यहाँ पे है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये ऐसे केमिकल बॉन्ड होते हैं जो कि 2 एटम्स के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बनते हैं। तो ये कीवर्ड है। यहाँ पे हम फिर से एग्जाम्पल लेंगे सोडियम और क्लोरीन का। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब आप यहाँ पर बताइए कि अगर सोडियम को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको क्या करना होगा, और क्लोरीन को अगर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इनको क्या करना होगा। यहाँ पे ये हो सकता है कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे,
जिसकी वजह से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा क्लोरीन के पास ये रास्ता है कि वो या तो अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, जिसकी वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो आप बताइए, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन को देना आसान होता है। वहीं पर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इतने इलेक्ट्रॉन्स को देना इजी नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इस वजह से आप यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन गया सोडियम आयन। वहीं पर क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बन गया क्लोरीन आयन। अब आयंस का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये 2,8 होगा और इसका हो जाएगा 2,8,8, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इस तरीके से जब ये आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएंगे तो उसको हम आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं। यहाँ से आपको केवल इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने की वजह से अगर बॉन्ड बना तो वो आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। सेम यहाँ पे होता है सोडियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम सल्फाइड में। सेकेंड यहाँ पे आता है कोवैलेंट बॉन्ड। Covalent bond is a chemical bond that involves the sharing of electron between two atoms. Covalent bond हम उसको कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसे एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे भी नहीं सकते और दूसरा वाला भी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकता, यानी दोनों के पास यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है जो कि कम है। तो इस वजह से ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। इसको भी यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और यहाँ पे है ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो K, L, M और N शेल होता है, K वाले में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, यहाँ पर 8, यहाँ 18 और यहाँ पर 32। तो ये सब हमने सेकेंड क्लास में पढ़ा हुआ है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में एक्सेप्शन है, ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं करना चाहते। इनके आउटर मोस्ट शेल में अगर केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तब भी ये स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन घूम रहा है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और यहाँ पे हाइड्रोजन घूम रहा है कि उसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए कहीं से, ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब इन दोनों की ज़रूरत कैसे पूरी होगी? अब यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये तीनों यहाँ पर मिल करके अब आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और इनके इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। यहाँ पर इमेज में वही दिखाया गया है। ये है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि K वाले में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहर वाले शेल में इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये जो हाइड्रोजन है इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास भी केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया
ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो उसने हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया और इस इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरीके से इसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो इसने ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले लिया और इस वाले हाइड्रोजन को भी केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो उसने ऑक्सीजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन को ले लिया। इस तरीके से यहाँ पे ऐसा बॉन्ड आपको बनता हुआ दिखाई देगा। इसी को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे जो कार्बन है ना, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। अगर इनको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनको अभी 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वहीं पर ये जो ऑक्सीजन होता है, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कार्बन और 2 ऑक्सीजन आते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए। कार्बन के वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इनका जो बाहर वाला शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, जो कि इस कलर से यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये कार्बन को अगर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से शेयर करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे किसी ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं किया, बल्कि एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। अब यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन बनाया था और यहाँ पे डबल, तो इसको भी आप जान लीजिए। जब भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, तो इसको हम यहाँ पे लाइन बना देते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे डबल लाइन बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5। तो अगर नाइट्रोजन को यहाँ पे अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तो इनको अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये कहाँ से लेंगे? दूसरे वाले नाइट्रोजन से, यानी कि 2 नाइट्रोजन यहाँ पे आएंगे पास पास। इसके आउटर मोस्ट शेल में आपको दिख रहा होगा 5 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2 है और इस तरफ भी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वाला जो नाइट्रोजन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको ये आपस में शेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से बनता है N2 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो हम 3 लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, तो उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और ये 3 टाइप्स के होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड वाला यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स हैं। पहला और दूसरा यहाँ पे जो बॉन्ड है, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड को हम कह सकते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मेटल आयंस टू ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी कि कोई भी जो एलिमेंट होते हैं, उसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो उस तरीके से वहाँ पे एक तरीके से मेटालिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ना ही ट्रांसफ़र होगा। ये एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि केवल 2 टाइप्स के ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये है आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा।
कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। 4th नंबर पे यहाँ पर है मेटालिक बॉन्ड। तो ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जहाँ पे पॉजिटिव मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखते हैं। इसको आप अट्रैक्शन फोर्स कह सकते हैं एक तरीके का। 3rd नंबर पे यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यहाँ से जान लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इन सब के साथ में जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तब वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ पे ये क्लास ख़त्म होती है और इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को भी समझा है। ये टॉपिक इजी भी है और यहाँ से बहुत सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। तो इस वजह से ये आपको अच्छी तरीके से फोकस के साथ में देखना और समझना है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।